हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम ये देख चुके हैं कि विभिन्न पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। लेकिन किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है? और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर हम इस और आने वाले कुछ वीडियो में देखेंगे। पदार्थों में अवशोषित कणों की प्रकृति जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकल्प करें। सूखे बालों पर कंघी कीजिए। अब इस कंघी को छोटे कागज के टुकड़ों के नजदीक ले जाइए। आप क्या देखते हैं? जी हां, कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। इस क्रियाकल्प से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। ये आवेश कहां से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब ये पता चला कि परमाणु विभाज्य हैं और आवेशित कणों से बना है। 19वीं सदी तक वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। 1886 में यूजिन गोल्डस्टीन ने एक और अवपरमाणु कण की खोज की जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक था। इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। इसको समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। आइए सबसे पहले हम जे थॉमसन के परमाणु मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल का अध्ययन करें। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तरबूज की तरह था। इसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं। थॉमसन ने प्रस्तुत किया कि एक परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। 2 ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की ये पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं और क्योंकि इनका द्रव्यमान 4U होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। रदरफोर्ड का यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अवपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। क्या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का परिणाम रदरफोर्ड के आशा अनुसार था? नहीं, बल्कि इस प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। एक
तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। 2. कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। 3. आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। 1. परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। 2. बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु का धन आवेशित भाग बहुत कम होता है। 3. बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। 4. प्राप्त आंकड़ों से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल प्रस्तुत किया। 1. परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। 2. इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। 3. नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। क्या रदरफोर्ड के मॉडल में कोई कमियां थीं? जी हां, वृत्ताकार कक्षा में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है जो वृत्ताकार कक्षा में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का विकिरण होगा और वो नाभिक से टकरा जाएगा। लेकिन यदि ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में ये अवधारणाएं प्रस्तुत की। 1. इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की स्थिर कक्षा, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। 2. जब इलेक्ट्रॉन इस स्थिर कक्षा, स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ये कक्षाएं K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 संख्याओं के द्वारा दिखाई जाती हैं। क्या परमाणु में केवल प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ये दो ही कण विद्यमान होते हैं? 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अवपरमाणु कण का खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को N से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। इस वीडियो में हमने परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स के बारे में हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं।
पिछले वीडियो में हमने देखा कि परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उसके नाभिक में विद्यमान रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। आइए अब हम देखें कि परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह वितरित होते हैं। परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन में वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। एक, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या k कोश में होगी 2 गुणा 1 का घात 2 या 2। दूसरे कक्ष या L कोश में होगी 2 गुणा 2 का घात 2 या 8। तीसरे कक्ष या M कोश में होगी 2 गुणा 3 का घात 2 या 18। चौथे कक्ष या N कोश में होगी 2 गुणा 4 का घात 2 या 32। 2. सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। 3. किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। आप यहां पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था देख सकते हैं। अब तक हमने देखा कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जिन तत्वों के बाह्यतम कक्ष पूर्णतः भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी संयोजन शक्ति, कंबाइनिंग कैपेसिटी या संयोजकता, वैलेंसी 0 होती है। इन अक्रिय इनर्ट तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाह्यतम कक्ष को अष्टक, ऑक्टेट माना जाता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति, कंबाइनिंग कैपेसिटी अर्थात संयोजकता, वैलेंसी होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। अतः ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता 1 कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम एवं एल्यूमीनियम की संयोजकता क्या है? बिल्कुल ठीक, ये क्रमशः 2 तथा 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्यूमीनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी हो, तो संयोजकता कैसे प्राप्त हो सकती है? इस स्थिति में संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। अतः इसकी संयोजकता अष्टक में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है।
और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता वैलेंसी कहते हैं। इस वीडियो में हमने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में जानेंगे।